मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ मॉडल की। ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे, किसी भी पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें ग्रोथ जो होती है ऑर्गेनिज की, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी स्पेसिफिक होती है, प्रिडिक्टेबल होती है। और उसका अगर प्लॉट बनाया जाए किसके किसके वर्सेस में, टाइम वर्सेस पॉपुलेशन के बीच में प्लॉट अगर तैयार किया जाए, टाइम के और पॉपुलेशन के बीच में प्लॉट ग्रोथ कर्व रेडी किया जाए तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और वो पैटर्न कई तरह का हो सकता है। नंबर वन, मेनली आपको दो पैटर्न पढ़ने हैं यहाँ पर। नंबर वन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जियोमेट्रिक फैशन भी कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ बोले या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोले तो अलग अलग नहीं है, सेम है। कोई भी ऑर्गेनिज जियोमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब करता है, जब उस किसी भी ऑर्गेनिज को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है, रहने के लिए जगह, खाने के लिए फूड। अगर उसको अनलिमिटेड फूड मिलता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं, तो व्हेन रिसोर्सेज एंड इनहैबिटेट्स आर अनलिमिटेड, अगर किसी भी एरिया में, किसी हैबिटेट में अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो वहां पर कौन सी ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड रिसोर्स होने पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। डार्विन बहुत महान साइंटिस्ट थे, आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में। तो डार्विन ने जब डार्विनिस्ट थ्योरी दे रहे थे, वो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रहे थे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दे रहे थे, तब उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की और कहा कि ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है अगर उसको फूड और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड हो तो। ठीक है, उसमें बोलता है कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब कर रहा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है, तो उस समय किसी भी, अच्छा एक इक्वेशन दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझाने के लिए, एक फॉर्मूला दिया, एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को समझते हैं। किसी भी पॉपुलेशन को की साइज को एन से इंडिकेट करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। एन कहीं लिखा रहा है तो मतलब पॉपुलेशन साइज, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। मान लो मैं अपने मोहल्ले की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, तो मेरे मोहल्ले में 500 लोग रहते हैं, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना हो गया, 500 हो गया। अब मैं यहाँ पे साल में मान लेते हैं 500 लोग हैं इस मोहल्ले में, साल में 15 लोग या 15 लोग की डेथ हो जाती है, 15 लोग डेथ कर जाते हैं, सॉरी 15 लोग नए बच्चे पैदा होते हैं, 15 नए बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ का बर्थ रेट देखेंगे तो 15 आ गया। अब बोलेंगे एक साल में 15 लोग यहाँ पैदा होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ पे लोग डेथ रेट देखेंगे, यहाँ पर कितने लोग साल भर में डेथ करते हैं इस मोहल्ले के, तो सपोज 5 लोग डेथ कर गए, टोटल 15 लोग पैदा हुए और 5 डेथ कर गए, उसमें से मतलब 5 लोगों की डेथ हो गई, तो डेथ रेट यहाँ का 5 हो गया, बर्थ रेट 15 हो गया, और बर्थ रेट में डेथ रेट को घटा देंगे तो आर की वैल्यू हो जाती है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ इंक्रीमेंट, किस रेट से इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, उसको आर से इंडिकेट करते हैं। और आर को निकालने का फॉर्मूला क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। क्या देखो इस फॉर्मूले में जो वर्ड लिखे उनको समझ लेते हैं। एन जहां लिखा हुआ होगा पॉपुलेशन की साइज लिखी हुई है, बी जहां पर भी लिखा हुआ है बर्थ रेट है, डी जहां लिखा हुआ है डेथ रेट है। डी का मतलब डेथ रेट, बी का मतलब बर्थ रेट, एन का मतलब पॉपुलेशन साइज। तो किसी भी फॉर्मूला क्या बन गया, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन साइज, बी माइनस डी मल्टीप्लाई बाई एन। क्लियर है, बी का मतलब बर्थ रेट, डी का मतलब डेथ रेट, तो बर्थ रेट में डेथ रेट को घटा देंगे और पॉपुलेशन साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट के माइनस कर दे, बर्थ रेट से डेथ रेट को हटा दे तो उसको आर से इंडिकेट करते हैं, तो बी माइनस डी इक्वल टू आर होता है। आर का मतलब किस रेट से इंडिकेट करें, तो बी और माइनस डी की जगह में आर भी लिख सकते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या हो गया, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। आर का मतलब बर्थ रेट में डेथ रेट को घटा दो तो आर की वैल्यू आ जाएगी। बर्थ रेट ज्यादा होगा तो आर की वैल्यू ज्यादा होगी, या डेथ रेट कम होगा तो भी आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आर की वैल्यू कब कब ज्यादा हो सकती है, जब किसी पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अगर आर की वैल्यू ज्यादा है मतलब पॉपुलेशन जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रही है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। तो फॉर्मूला डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। इस आर की वैल्यू अलग अलग ऑर्गेनिज के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे नॉर्वे रैट के लिए इसकी वैल्यू लिखी है, आर की वैल्यू है 0.015, मतलब इस रेट से वहां पे ग्रोथ करते हैं, रेट की ग्रोथ है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या है, 0.015। फ्लोर बीटल के लिए अगर देखा जाए तो फ्लोर बीटल के लिए देखा जाए तो इसका आर का वैल्यू है 0.12, इस रेशियो से बढ़ते हो। 1981 में
आर की वैल्यू ह्यूमन के लिए, पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट की गई थी 1981 में। तब कितनी आई थी इंडिया में? तो इंडिया का पॉपुलेशन निकला था 0.0205, बहुत कम था। आज करंट इंडिया का कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। इंडिया का आज की डेट में कितना है आर का वैल्यू? 1981 में तो बहुत कम था, अब तो मोर देन 10 टाइम्स ज्यादा हो गया होगा, 10 से भी ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का निकालेंगे तो हमको याद आ रहा है 0.3% हो चुका है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, 0.3% के आसपास आएगा। आप एग्जैक्टली नेट से निकाल लेंगे कि आज की डेट में आर का वैल्यू क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। लेकिन 1981 में बहुत कम था। 1981 में इसका रेट पर अगर ह्यूमन का आर का वैल्यू देखें तो बहुत स्लो मोशन से बढ़ रही थी पॉपुलेशन, 0.0205 ये था आर का वैल्यू। आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पॉपुलेशन उतनी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, उतनी जल्दी डबल हो जाएगी, उतनी जल्दी अपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, आर का मतलब बर्थ रेट में डेथ रेट को माइनस कर दो, आर का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व, आप एक कर्व देख सकते हो, आपके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है स्क्रीन पे, एक कर्व दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ को देखेंगे किसके किसके बीच बना है? पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में बना है ये ग्राफ। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी एन और टी के बीच में, एन और टी के बीच में ग्राफ है, इसलिए dn बाई dt लिखा हुआ है। एन का मतलब डेंसिटी और टी का मतलब टाइम, तो टाइम और डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना है, इसलिए dn बाई dt लिखा है। इसमें दो लकीरें दिख रही है आपको ग्राफ में, एक लाल रंग से है और एक ब्लू कलर से है, रेड और ब्लू कलर की। जो रेड वाली लाइन है सिर्फ उसको पढ़ना है अभी। रेड वाली लाइन दिखा रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। जब अगर फूड अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जो रेड लाइन से बना हुआ है। आपका कौन सी ग्रोथ कहलाएगी? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोग्रामेट्रिक ग्रोथ के नाम से जानेंगे। और जियोग्रामेट्रिक ग्रोथ होती है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो कर्व ऐसा बनता है जैसा रेड कलर से दिखाया हुआ है। कौन सा शेप दिख रहा है? आप अल्फाबेट से देखेंगे, जे शेप का दिख रहा है, इसलिए इस कर्व को जे कर्व के नाम से भी जानते हैं, जे शेप कर्व। और यह फॉर्मूला क्या हो गया? अभी भी फॉर्मूला आप निकाले थे, dn बाई dt इक्वल टू rn, ये फॉर्मूला यहां पर रहेगा। समझ में आई बात? अब देख सकते हैं बीचों बीच से एक आपकी लाइन गई हुई है, देखो यहाँ पे k लिखा हुआ है, बीचों बीच से एक लाइन गई हुई है, इसे k के नाम से दिखा रहे हैं। तो बोला अगर फूड अवेलेबिलिटी और स्पेस रिसोर्सेज जो भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, वो अगर लिमिटेड रहे तो क्या होगा? लिमिटेड, और लिमिट दिखा दिया कितनी? मैक्सिमम लिमिट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, और के से इंडिकेट करते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट दिए, देखो मैक्सिमम लाइन खींच दिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जहां पर अनलिमिटेड है वहां तो चला गया ऊपर तक, लेकिन जहां लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड आपकी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, तो वहां पर अधिकतम जितने पॉपुलेशन उस एरिया में रह सकते हैं उसको कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, और कैरिंग कैपेसिटी को के से इंडिकेट करते हैं। इस ग्राफ में देख सकते हो कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी दिखा दिया, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए दूसरा कर्व देखोगे, आपका दूसरा कर्व पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर फास्ट बढ़ रहा है, फिर रुक गया, उसकी ग्रोथ रुक गई, कैरिंग कैपेसिटी के जैसे टच किया तो उसकी ग्रोथ रुक गई, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये दूसरा वाला ग्राफ जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो कर्व को एस शेप का दिख रहा है, इसलिए सिग्मोइड ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। एस शेप, एस एबीसीडी का एस शेप के कर्व दिख रहा है, इसलिए इसको सिग्मोइड कर्व के नाम से भी जानते हैं, बी जो है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? dn बाई dt rn, इतना तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर उसमें ऐड और हो जाएगा k माइनस एन डिवाइडेड बाई के। k माइनस एन डिवाइडेड बाई के क्यों आ गया? k का मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम उस मोहल्ले में कितने लोग रह सकते हैं, उस एरिया में, उस हैबिटेट में मैक्सिमम रहने की कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, तो उसको k से इंडिकेट करेंगे। तो मान लो इस मोहल्ले में इतने ही घर है, इतना ही रहने की क्या पानी की सप्लाई है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 लोग रह सकते हैं, इससे ज्यादा लोग इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 5000। अभी कितने रह रहे हैं? 500। तो राइट नाउ जितने रह रहे हैं उसको एन से इंडिकेट करेंगे, और जितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम रहने की उसको के से लिखेंगे। तो 5000 माइनस 500 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5000। तो के एन माइनस के, के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा अगर ग्राफ कौन सा हो? अगर आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना कर रहा हो, फूड सोर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो, तो वहां पर कौन सी ग्रोथ होती है? वहां लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। तो दो कर आपके इस कर्व में दो ग्राफ बने हुए हैं, रेड लाइन से दिखाया गया है एक्सपोनेंशियल ग्राफ को, और ब्लू लाइन से दिखाया गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ को।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, दो तरह की ग्रोथ कर्व बने हुए हैं यहाँ पर। और जो डॉटेड लाइन है उसे के से दिखाया गया है, वो कैरिंग कैपेसिटी है डॉटेड लाइन से। कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है ग्रोथ अगर फूड सोर्स लिमिटेड हो तो। दोनों का फॉर्मूला याद रखना, दो तरह का ग्रोथ पैटर्न है, किसके बीच बना गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच बना है, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी, आपके डेंसिटी और टाइम के बीच में बना है। इसको निकालना और इसको कुछ करना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके बस दो ही तरह के यहाँ पे आ सकते हैं, या तो फॉर्मूला पूछ सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला पूछा तो डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, बस इतना एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगा। और इस फॉर्मूला में आपको डाटा दे देता है, अवेलेबल करा देता है कि अभी करंट पॉपुलेशन इतनी है, ग्रोथ रेट इतना है, डेथ रेट, बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, ये सब आपको डाटा दे देता है, कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, तो आपको इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकता है। तो आप क्वेश्चन में डाटा में आप इसे डाटा रखिएगा, पुट करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पे इक्वेशन में, और डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम पूछ सकता है आपसे, लेकिन आपका फिजिक्स वाला डेरिवेशन नहीं पूछेगा। यहाँ डेरिवेशन कुछ लोग पढ़ाने लगते हैं, बिल्कुल मत पढ़िएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सीधे फॉर्मूला याद रखना है दोनों का, फिजिक्स नहीं है, बायो है। और दूसरी चीज, वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन पूछ सकता है, वहां पे गलत नहीं होगा, उतना आपको आना चाहिए। तो हम बात करते हैं आगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें हम आगे, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस कर्व, कौन सा शेप का कर्व है, जे शेप का कर्व है, इसलिए यहाँ पर जे शेप कर्व दिखाई दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेशन इसका डेराइव करके देखें इसको, तो एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर साइड पे, n इक्वल टू, n की वैल्यू लिखी हुई है, एन टी, टी का मतलब है कुछ टाइम के बाद, कितने समय के बाद, 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद। आपसे कोई पूछे कि आज इतनी वैल्यू है किसी पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, 2 सालों के बाद कितनी होगी, 3 सालों के बाद कितनी होगी, तो टी क्या हो जाएगा, टाइम, कितने सालों के बाद पूछ रहा है, एन टी इक्वल टू एन जीरो का मतलब क्या होगा, करंट में आज कितनी है, आज पॉपुलेशन जितनी है उसको एन जीरो से लिखेंगे, और एन टी का मतलब 2 साल बाद कितनी होगी, 4 साल के बाद कितनी होगी, तो जितने साल बाद पूछेगा उसे एन टी लिखेंगे, टी का मतलब टाइम, कितने सालों के बाद। तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई की पावर आर टी, ये एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे, बस ऐसे ही एज इट इज याद कर लें बस। इसमें एन टी का मतलब डेंसिटी आफ्टर सम टाइम, टाइम के बाद, एन टी टाइम के बाद, एन जीरो का मतलब करंट पॉपुलेशन कितना है, ई जो है वो आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है 2.71828, ये फिक्स वैल्यू है, ई की वैल्यू चेंज नहीं होती। आर का मतलब अभी निकाल चुके हैं, ग्रोथ रेट है, किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, आर को निकालने का तरीका क्या था, बर्थ रेट में डेथ रेट को माइनस कर दो, आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। और टी टाइम है, तो आपको दे सकता है कि बर्थ रेट, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट इतना है, डेथ रेट इतना है, और वो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, तो 5 सालों के बाद उस पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे, 500 लोग आज हैं, 5 सालों के बाद कितने होंगे, तो बर्थ रेट लिखोगे, उसमें माइनस कर दोगे डेथ रेट, तो आर का वैल्यू आ जाएगा। पहला चीज आर का वैल्यू निकाल लोगे। कितने साल बाद पूछ रहा है, 5 साल बाद पूछा, तो टी का वैल्यू हो गया 5। आज की करंट पॉपुलेशन कितनी है वहां पर, एन जीरो, ठीक है, इस तरह एन जीरो का वैल्यू रख देंगे, और ई का वैल्यू फिक्स है 2.71828, इस वैल्यू में इसमें रखकर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ये मत कहिएगा कि नहीं आ रहे हैं, कोशिश करिएगा, कोई क्वेश्चन करके सॉल्व नहीं होगा तो हम बता देंगे, लेकिन कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी उतने ज्यादा नहीं आते, अगर पूछ लिया तो आप सिंपल से क्वेश्चन है। आपको बताता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, अगर फूड अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है अगर वो जियोमेट्रिकल ग्रोथ करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो देखते देखते बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हो जाएंगे कुछ ही समय में, अगर उनके लिए चेक पॉइंट ना हुआ तो। अगर चेक पॉइंट ना हुआ तो देख कुछ ही समय में इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे कि धरती पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। डार्विन ने कहा कि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा तो सबसे स्लो ग्रोथ करने वाला ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं, हाथी 2 साल में एक बच्चे पैदा करता है, एक, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत बड़ा होता है, लगभग 2 साल के आसपास, तो 2 साल में एक बच्चा पैदा करता है, इतना स्लो ग्रोथ करने वाला हाथी को भी देखें, हाथी भी इतने सारे बच्चे पैदा करेगा अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा,
कि अपने जीवन काल में 40-50 बच्चे पैदा करेगा। वो 40-50 हाथी, फिर 40-50 हाथी, हर हाथी पैदा करेगा। देखते देखते इतने हाथी हो जाएंगे धरती पर कि धरती पर जगह पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर कोई भी ऑर्गेनिज करता है तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज की गिनती बढ़ा सकता है। इसको समझाने के लिए इतना आसान नहीं इसको समझाना कि हमने कहा कि हाथी अगर हर साल ऐसे बच्चे पैदा करेगा तो इतने पैदा कर देगा, धरती पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। डार्विन ऐसा बोलकर गए थे। इसको एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी ध्यान से समझेंगे। एक राजा और एक मंत्री थे। आपकी बुक ने लिखी है और ये लाइफ से, रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इंस्पायरेशनल कहानी है। एक राजा थे और एक उनका मंत्री था। वो दोनों चेस खेल रहे थे। चेस खेलते समय राजा और मंत्री के बीच में बेट लगी। राजा ने कहा, तुमको चेस अगर तुम जीत जाते हो, गेम जीत जाते हो, तो तुम जो चाहो वो हमसे मांग सकते हो। बोलो क्या चाहिए तुमको, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम हमसे क्या लोगे। तो मंत्री बहुत ही दिमाग का तेज था। मंत्री ने कहा, राजा साहब अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे बस कुछ अनाज के दाने चाहिए, कुछ ग्रेन चाहिए मुझे। ठीक है, कुछ ग्रेन्स चाहिए, अनाज के दाने चाहिए। बोले कित अनाज के दाने। राजा सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। बोला, क्या बेवकूफ मंत्री है, मैं जो चाहूं वो मांगने के लिए बोल रहा हूँ। हीरे जवाहरात मोती कुछ मांगना चाहिए इसको। तो ये कह रहा है कुछ दाने अनाज दे दीजिएगा, बस काफी है मेरे लिए। बेवकूफ मंत्री है मेरा लगता है। बोले अच्छा ठीक है, कितने दाने चाहिए अनाज के। उसने कहा कि बहुत कम, सिर्फ कितने चाहिए। चेस खेल रहा था, चेस का बोर्ड दिखा उसने। चेस का बोर्ड में उसने कहा, पहले चेस के बोर्ड में कितने आपके कॉलम होते हैं, देखा होगा आपने, 64 कॉलम होते हैं। उसने कहा पहले कॉलम में एक अनाज का दाना रखिएगा, ग्रेन का एक दाना, चावल का एक दाना। फिर करिए क्या, अगले कॉलम में जाइएगा, दूसरे कॉलम में, तो इसको डबल कर दीजिए, 2 दाने रख दीजिएगा। उसके अगले कॉलम में आप 4 दाने रखिएगा, उसके अगले कॉलम में 8 दाने रखिएगा। ऐसे हर कॉलम में आप ऐसे डबल डबल करते जाइएगा और 64 टाइम बस डबल कर दीजिएगा इसको। और लास्ट कॉलम में जो आएगा 64 कॉलम में, उतना अनाज मुझे चाहिए बस। ऐसा हर बार आप डबल करते जाइए और 64 लास्ट कॉलम में जितना अनाज आएगा उतना अनाज मुझे दे दीजिएगा। तो राजा सोचा कितना बेवकूफ है, इतना सा अनाज मांगा है। एक अनाज के दाने का डबल करेंगे 2 होगा, 2 का 4 होगा, 64 टाइम डबल करेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, 2-4-10 बोरी। उसके दिमाग में नहीं आया। राजा ने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और गेम खेलने लगे दोनों चेस का। चेस का गेम इत्तेफाक से राजा हार गया और मंत्री जीत गया। जैसे मंत्री जीता, राजा ने कहा ठीक है, ले लो, अपनी जो कंडीशन थी इसको उतना अनाज दे दिया जाए। अब अनाज देने की बारी आ गई। जैसा मंत्री ने कहा था वैसा ही अनाज देना स्टार्ट हुआ। पहले कॉलम में 1 अनाज का दाना रखा गया, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। ऐसे हर बार डबल करते गए। जब चेस का आधा कॉलम भरा तो ये मालूम चला कि राज्य में जितना अनाज का दाना है, सारा एक एक दाना राज्य का अनाज का दाना उसमें रख दिया गया। राजा के राज्य में जितना अनाज था पूरा भंडार गृह का, तो भी आधा कॉलम तक नहीं पहुंच पाया। अगर पूरा कॉलम किया जाए, अगर 64 कॉलम भरे जाए, तो धरती में आज तक उतना अनाज उगा ही नहीं है जितना कॉलम 64 कॉलम तक पहुंचने में होगा। कैलकुलेशन आपका अच्छा हो तो कर लीजिए डबल, एक दाने को डबल करते जाइए हर बार, 64 टाइम डबल करके देखिए। इतने अनाज के दाने उसने मांग लिए कि धरती पे आज तक उतने अनाज दाने उगे भी नहीं है। राजा अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और समझा कि उसने गलती में क्या कह दिया था। 64 कॉलम स्क्वायर की भरने की कैपेसिटी किसी में नहीं है। तो आप देख सकते हो, अनाज का एक दाना भी अगर 64 टाइम डिवीजन करता है, हर बार डबल होता है, तो कितना हो जाता है। तो वैसे ही शुरुआत में आपको देख सकते हो, शुरुआत में दिखती नहीं है चीजें, बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन थोड़ी इकट्ठी होते हुए बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं। इस कहानी का जीस्ट इतना सा था। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा तो अनलिमिटेड हो सकता है वो। इस कहानी से सिर्फ इतनी सी बात सीखनी थी आपको कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी में आज से आप कर सकते हो। टाइम ज्यादा आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो। आज आप एक थोड़ा पढ़ाई करो, फिर और पढ़ो, फिर और पढ़ो, फिर और पढ़ो। लेट नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत बड़ी चीज है, कमाल की चीज है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे, हर समय बढ़ता रहता, डबल होता रहता है, डबल होता जाए, तो अगर ऐसा ही हो तो धरती पर इतने पैरामीशियम हो जाए कि धरती पर पैर रखने की भी जगह ना हो। लेकिन ऐसा हुआ क्या, आज तक हाथी इतने सारे बने क्या?
कि पैर रखने की जगह ना हो या पैरामीशियम इतना बना क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट है, जो चेक पॉइंट इसकी ग्रोथ को रोकते रहते हैं, समय समय पे ग्रोथ को रोक कर रखते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट है जो ग्रोथ को किसी नेचर ने बना के रखे हैं, जिससे अनलिमिटेड ग्रोथ कोई ना करे। तो ऑर्गेनिज कैसी ग्रोथ करते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ करते हैं। तो बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज नेचर में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा तो अनलिमिटेड हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। तो हर ऑर्गेनिज कौन सी ग्रोथ करते हैं? रियलिस्टिक ग्रोथ कौन सी है? लॉजिस्टिक ग्रोथ को रियलिस्टिक ग्रोथ भी बोल सकते हो। एक्चुअली में रियलिस्टिक ग्रोथ यही वाली है। यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड खाना है, लिमिटेड रहने की जगह है, और इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करता है, और कंपटीशन चलता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लगता है। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। डार्विन का रूल याद कर लो, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, वरना नेचर उसको किल कर देगा, और वही अपने बच्चे पैदा करेगा। जो फिटेस्ट होगा वही बच्चे पैदा करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा। वही रूल गवर्न होता है यहाँ पर। ह्यूमन के केस में भी वही लगता है। हमारे पास भी नेचुरल खाना रहने की जगह अनलिमिटेड नहीं है। संपत्ति हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेंगे तो उनको खिला ही नहीं पाएंगे, उनको पाल पोस ही नहीं पाएंगे, इसीलिए रहने का घर ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं? लिमिटेड बच्चे पैदा करते हैं। आजकल तो हम दो हमारे दो पहले था, अब तो हम दो हमारे एक हो गया है। एक बच्चा पालना मुश्किल हो गया लोगों को। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है। इसलिए हम कौन सी ग्रोथ करते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ करते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिज कौन सी ग्रोथ करते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है उनमें। और किसी भी एरिया में, किसी भी हैबिटेट में मैक्सिमम कितने ऑर्गेनिज ग्रो कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को कैरिंग कैपेसिटी के नाम जानते हैं, के से इंडिकेट करते हैं। मैक्सिमम वहां पर किसी हैबिटेट में कितने ऑर्गेनिज ग्रोथ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना रिसोर्स अवेलेबल है, उसे कैरिंग कैपेसिटी और के से इंडिकेट करते हैं। और कैरिंग कैपेसिटी के से इंडिकेट करते हैं, और करंट पॉपुलेशन जो भी होगा उसको एन से इंडिकेट करते हैं, आज की डेट में जो भी है। तो इसलिए पॉपुलेशन क्या बनता है? आपका जो फॉर्मूला बनता है, आपने देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला पढ़े थे लॉजिस्टिक ग्रोथ में। कौन सा फॉर्मूला बनता है? dn डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइडेड बाई k। इसका कर्व कैसा बनता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का? लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है, एस शेप का कर्व बनता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो देख सकते हैं फॉर्मूला, वही चीज फॉर्मूला को यहां लिख दिया है, dn डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइडेड बाई k। यहां n का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r का मतलब है आपका रेट, किस रेट से इंट्रिंसिक रेट है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, नेचुरल इंक्रीजमेंट हो रहा है। r का मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। k का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला है। अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है ऐसा होता है। ये फॉर्मूला को आपका किस नाम से जानते हैं? तो इस फॉर्मूले को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये ऐसा अजीब सा नाम है, इसी नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्नहोल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे होगा पक्का। कौन सा? वर्नहोल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से इसको जानते हैं, इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को। सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं इसे, एस शेप का है तो। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसलिए लिमिटेड ग्रोथ करते हैं हर ऑर्गेनिज। आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करते। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे होते तो अभी धरती पर एक ही ऑर्गेनिज इतना ज्यादा हो जाता कि बाकी के लिए रहने की जगह ही ना होती। ठीक है, डेफिनेट ग्रोथ करते हैं हम, इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं करते। सारे रिसोर्सेज हमारे आसपास में जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट ने भी देखा कि ह्यूमन भी कौन सा ग्रोथ करता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ करता है। तो आप चेक करिएगा कि ह्यूमन कौन सा ग्रोथ करता है, मतलब कौन सा ग्रोथ होता है ह्यूमन में? ह्यूमन पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ करता है। अगली बात है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ये ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा है, कह रहा है हर ऑर्गेनिज मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करना चाहता है, हर पॉपुलेशन अपनी गिनती बढ़ाना चाहता है, इतना पॉपुलेशन बच्चा अपने जैसा बहुत सारा बच्चा पैदा करना चाहता है। हर कोई फिटेस्ट रहना चाहता है, और जो फिटेस्ट होता है डार्विन के हिसाब से अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहता है। अगर आपको मालूम हो कि एक मक्खी
अपने जीवन काल, एक साल में एक मक्खी एक साल में लगभग 1.5 करोड़ अंडे देती है। एक कुत्ता एक साल में 5 बच्चों को जन्म देता है, कुतिया मतलब। एक कैट, फीमेल कैट 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है। एक चूहा 20 से 25 बच्चों को जन्म देता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार से, अपनी सुविधा अनुसार अपने मैक्सिमम बच्चों को जन्म देता है। ये बच्चे जो पैदा होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज के, तो वो किसी आपके 2 तरह का ब्रीडिंग हो सकता है, सीजनल ब्रीडिंग और आपका लाइफ टाइम में। दिखते हैं कुछ ऑर्गेनिज ऐसे, सम ऑर्गेनिज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं। कौन है ऐसा ऑर्गेनिज जो अपने जीवन काल में एक बार बच्चा पैदा करता है? बैम्बू का प्लांट, पढ़ा था आपने, पहले भी पढ़ चुके हैं। बैम्बू का प्लांट अपने जीवन काल में, पूरे में लाइफ टाइम में एक ही बार बच्चे पैदा करता है। पैसिफिक सैल्मन फिश एक मछली है, ये आप लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे कौन सी मछली है, क्या है, कोई मछली है पैसिफिक सैल्मन फिश। ये मछली भी अपने जीवन काल में एक ही बार बच्चे पैदा करती है, दोबारा बच्चे पैदा नहीं करती। और कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं इस धरती पर जो अपने जीवन काल में बार बार बच्चे पैदा करते हैं, कई बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स, मैमल्स। ये हम लोग जो है मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने जीवन काल में कई बार बच्चे पैदा कर सकते हैं, कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज के बच्चे कैसे होते हैं? आपके लार्ज नंबर में पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। कुछ ऑर्गेनिज ऐसा है जिसके बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। देखो, अगर गिनती में ज्यादा चाहिए तो छोटे छोटे बच्चे चाहिए होंगे, तो जिस ऑर्गेनिज में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उसकी साइज छोटी होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी साइज बहुत छोटी छोटी होती है। इन बच्चों की साइज किस में होता है ऐसा देखने के लिए? ऑयस्टर में देखने मिलेगा आपको, ठीक है। ये मछली जो है, कौन सी मछली? पेलेग्रिक फिश में देखने मिलेगा। तो इन मछलियों में देखें, ऑयस्टर में देखें, बहुत सारे बच्चों को एक साथ जन्म देती है। एक बार में 100 बच्चे जन्म देते हैं, 50 बच्चों को जन्म देते हैं, और एक साथ इतने सारे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन बच्चे की साइज क्या होती है? बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जबकि दूसरे तरह के ऑर्गेनिज जो होते हैं, जबकि दूसरे तरह के ऑर्गेनिज को देखें, स्मॉल नंबर ऑफ बच्चों को जन्म देते हैं। ह्यूमन को देख लो, एक बार में एक ही बच्चा पैदा करता है, तो कम नंबर में बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं। हमारे ह्यूमन का बच्चा इतना बड़ा पैदा होता है, पैदा होते ही। मछली का बच्चा इतना सा पैदा होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन उनके बच्चे छोटे होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज ऐसे हैं जो कम बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े बड़े होते हैं। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, पक्षी। तो बर्ड्स और मैमल्स जो हैं, इनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े साइज के पैदा होते हैं, बड़े बच्चे पैदा होते हैं लेकिन गिनती में कम होते हैं। गिनती में कम होते हैं लेकिन साइज में बड़े बड़े बच्चे होते हैं। तो बताओ इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? इन दोनों में ज्यादा फिटेस्ट कौन सा, इवोल्यूशनरी ज्यादा डेवलप कौन है? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं छोटे छोटे से, या जो कम बच्चे पैदा करते हैं लेकिन बच्चे बड़े साइज के पैदा होते हैं? सोचो, बड़ा बच्चा ज्यादा जिंदा रहने के चांस ज्यादा है या छोटे बच्चे के जिंदा रहने के चांस ज्यादा है? छोटे बच्चे नाजुक होंगे, बहुत ज्यादा जल्दी मरने का डर होगा। तो मरने का डर ज्यादा होगा, बचने का चांस कम होगा, सर्वाइव करने का चांस कम होगा। जबकि हमारे बड़े बड़े इंसानों के बच्चे देखो, अगर इंसान के 2 ही बच्चे पैदा होते हैं, एक ही बच्चा पैदा होता है, तो वो भी एक बच जाता है, जिंदा बच जाता है। तो हमारे में क्या है? हमारे में बड़े साइज के बच्चे पैदा होते हैं, सर्वाइव करने का चांस ज्यादा, इसलिए ज्यादा एडॉप्टेड, मोर एडॉप्टेड कौन सा है? तो मोर एडॉप्टेड हमारा वाला है, स्मॉल नंबर लार्ज साइज। गिनती में कम होंगे लेकिन साइज में बड़े बड़े बच्चे होंगे। तो इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऐसे ऐसे इवॉल्व हुई है। किसी भी ऑर्गेनिज अपने एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में, किसी हैबिट में रहने वाले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ एडजस्ट करता है और उसकी अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलती है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये आपके पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, ये सब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ सकते हैं। अब यहां तक हमने पढ़ लिया है, कहां तक पढ़ लिया है? आपका पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन बस बचा है और चैप्टर इसके बाद खत्म हो जाएगा। मतलब एक ही लेक्चर का बचा हुआ है इसका, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। कितने तरह का इंटरेक्शन होता है कि दो पॉपुलेशन के 2 ऑर्गेनिज के बीच में, और ये इंटरेक्शन पढ़ने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा है, एक से 2 क्लास का बचा हुआ है, ठीक है। 1 क्लास मैक्सिमम 2 क्लास। थैंक यू।